बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली रज़ा और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन। कराची बेसिकली जो कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन है, ये एक प्रोजेक्ट है ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड ये है उस प्रोजेक्ट की फाइनल पिक्चर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम्स ने शेयर किया है। यानी कि कराची पोर्ट के पास जो भी ये जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस प्रोजेक्ट की फाइनल पिक्चर होगी। यानी कि ये आज सारा जो आप एरिया देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये आप जो इसके ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, हार्बर, तो ये सारी जो डेवलपमेंट है ये आफ्टर फाइनल कंप्लीशन है। तो ये है प्रोजेक्ट। अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे का सारा जिसके अंदर ये शेप फाइनली तैयार होगी, जिसमें 4 से 5 साल लगेंगे, तो इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब ये फाइनली तैयार होगा तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदे हो रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो क्या फायदे लेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पेन ग्रेविटी प्लेटफॉर्म है सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि CSS PMS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पेन ग्रेविटी ये एक प्लेटफॉर्म है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। जो इसकी स्लाइड्स होंगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएंगी। और इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमको एनी डाउट अगर लेक्चर के बारे में तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको एक लॉजिकल और बेहतरीन आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो चलें शुरू करते हैं। गेम तब शुरू होती है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम्स अफेयर्स ट्वीट करती है और ये पिक्चर जो है ये अपने ट्वीट अकाउंट के ऊपर शेयर करती है और इसमें वो कहती है, क्या कहती है कि जो है इंक्लूजन इन CPEC, यानी कि ये जो है इसको हमने CPEC के अंदर इंक्लूड कर दिया कि CPEC जो है एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम से ये जाना जाता है और तकरीबन ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट इसको जानता है। मे बी जो न्यू हो वो ना जानते हो तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लाइट में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इसकी इंक्लूजन की गई है। मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन, इसकी ऑल जो प्लानिंग है और इसकी सारी की सारी जो प्लानिंग होगी, इसकी सारी जो डेवलपमेंट होगी वो किसके अंदर होगी, वो CPEC के अंदर होगी। तो ये उसके अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो ट्वीट करते हैं और इसके ऊपर वो वेलडन कहते हैं मैरिटाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उनको उनकी क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है तो उनको वो इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो चीज़ें हमको देखने में मिलती हैं और उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो भी हमारे चीज़ें मिली हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब मेन चेंज जो होगी वो इस तरह से होगी कि क्योंकि जो हमारा मेन फोकस होगा वो कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन पे है, तो इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें हैं, उनको अगर हम जान जाएंगे तो इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, समझ सकेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट को। तो वो चीजें क्या हैं जो पाकिस्तान के अंदर प्रवेल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, कराची पोर्ट है और इसके अलावा CPEC और ब्लू इकोनॉमी के भी एक लाइट से कंसेप्ट हैं जो कि बहुत जरूरी समझने हैं। तो सबसे पहले हम जो CPEC और ब्लू इकोनॉमी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरह से हो रहा है और इसको जो प्रोजेक्ट है इसके इनसे क्या लिंक है। ब्लू इकोनॉमी को अगर हम आप समझना चाहेंगे तो इसमें सिंपल ये है कि ब्लू इकोनॉमी जो है ऐसी इकोनॉमी है ये जो कि लिंक कर रही है सी से या समुद्र से, ओशियन से, यानी कि जब हम ओशियंस को यूज करते हैं और ओशियन के रिसोर्सेज को यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को बेहतर करते हैं तो उसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि बाय द यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज, यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज जो है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल मरीन एनर्जी। इसमें अगर मैं आपको सादा सी एग्जांपल दूं तो जैसे हम शेल पेट्रोल, हम जो शेल पंप है तो ये शेल क्या है, यानी कि ये उन्हीं से पेट्रोल बनाया जा रहा है, ये मोस्टली अमेरिका के अंदर यहीं से बनाया जाता है। फिशरीज, मछलियों से हम क्या करते हैं, इनको सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि बिजनेस है, तो इससे बेनिफिट्स आते हैं और ट्रांसपोर्ट भी की जाती है। और इसके साथ साथ जो ब्लू इकोनॉमी है वो ना सिर्फ बेनिफिट की बात करती है, साथ साथ में वो ये बात करती है कि ये जो ओशियंस हैं जिनको हम यूज करते हैं इनको बेहतर किससे बनाया जाता है, यानी कि इनकी भी तो हमने करनी है ना बेहतरी, यानी कि इनको भी तो हमने मैनेज करना है, साफ सुथरा रखना है।
तो फिर ही हम जैसे अगर पानी ही गंदा होगा बहुत ज्यादा ओशियन का, तो उसमें फिर फिशरीज जो है वो किस तरह से ग्रो कर पाएंगी। तो पानी को साफ करने के लिए क्या है कि जी वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ज्यादातर पानी जो है वो समुद्र के अंदर जो जाता है, तकरीबन 80% जो पानी है वो पानी समुद्र के अंदर लैंड के थ्रू ही जाता है। यानी कि क्या होता है, बारिशें होती हैं और वापस समुद्र पे जाता है, फिर वहां से एवापोरेटेड होकर फिर वो एक पूरा साइकिल के थ्रू गुजरता है और फिर वापस समुद्र में जाता है। तो अगर लैंड के ऊपर पानी को साफ सुथरा रखा जाएगा, उसमें पोल्यूशन नहीं होगी, कम से कम होगी, तो समुद्र के अंदर जो जाएगा वहां पे भी साफ रहेगा। इसके अलावा टूरिज्म से हम बहुत ज्यादा जो कोस्टल टूरिज्म है वहां से भी हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यानी कि जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज क्यों प्रोड्यूस हो रही है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, उसकी बहुत ज्यादा हो गई है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट कर गई है। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है कि ये एक सिंक करता है समुद्र, जो बहुत ज्यादा तापमान में क्यों सिंक करता है, हम जानते हैं कि इसके अंदर आप भी पौधे भी, जिनको हम बोलते हैं प्लांट भी बोलते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं समुद्र के अंदर ना। तो वो के जो प्लांट होते हैं वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। तो ये इस तरह से भी हमारे लिए क्या है, ब्लू इकोनॉमी के अंदर हम कहते हैं कि ये बेनिफिशियल है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ब्लू इकोनॉमी का, कि समुद्र से जो भी बेनिफिट्स हासिल किए जा सके वो इकोनॉमी, उसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। सी पैक उसके बाद हम कहते हैं जी, सी पैक को वैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन हम इसको जो टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लाइट सा टच करेंगे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये बहुत कुछ है। इसको अगर हम डिस्कस करने जाएं तो इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनता है, लेकिन हम इसको सिर्फ लाइट सा टच करेंगे। ये आप कह सकते हैं कि ग्वादर से शुरू करने के बाद कस्कार जो चाइना के अंदर मौजूद है, तो ये आप इस सिंपल बात में यही कह लें, एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है। ठीक है। अब ये क्यों बनाया, वन बेल्ट वन रोड, मेन जो इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड, ये है चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसके अंदर आता है, उसकी एक ब्रांच कह लें, एक सिंपल सा कह लें, उसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है सी पैक का। अब इसमें वो उसने ये बनाया क्या है, सिंपलेस्ट हम लोग जो स्टोरी है वो ये है कि जो है मिडल ईस्ट जिसके अंदर ये कंट्रीज आती हैं, ये रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और जैसे ऑयल वगैरह है, तो ये पूरी दुनिया को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब चाइना है एक इकोनॉमिक जाइंट है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ऑयल लेता है, और ये जो रूट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस रूट के थ्रू वो क्या करता है, इसको वो ये मलाइका स्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है भाई, और यहाँ ये साउथ चाइना सी है, ये वाला सारा का सारा एरिया ये साउथ चाइना सी का है। तो यहाँ से वो लेकर तो ये पहुंचता है बीजिंग, और तकरीबन मिडल ईस्ट से बीजिंग का जो डिस्टेंस बनता है वो 12,900 किलोमीटर बनता है। अब सी पैक जब बन चुका है और वर्किंग भी ऑपरेशनल भी हो चुका है काफी हद तक, तो यहाँ से वो अगर ऑयल लेते हैं तो यहाँ ग्वादर पे अनलोड करने के बाद अगर कस्कार सप्लाई करते हैं, ये सिर्फ 2000 किलोमीटर, यानी कि इसमें चाइना को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, नंबर वन, उसको तकरीबन 10,900 किलोमीटर का जो फासला है उसकी सेविंग है। नंबर टू, ये जो साउथ चाइना सी है, जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और यहाँ पर इंडिया है, तो ये सारा क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड बन चुका है। यानी कि डिस्प्यूटेड क्या है, क्लेम्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर, टेरिटरी के वो जो पांच एरियाज है उसके अंदर ना। तो ये इसमें क्या है कि सिक्योरिटी का इशू है, स्पेशली यूएसए की तरफ से जो है सिक्योरिटी का जो है वो चाइना को यहाँ पे इशू है। यानी कि किसी वक्त की सप्लाई के लिए कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, ये एक स्टेबल रूट नहीं है। तो ये एक दो जो मेन यू कैन से बेनिफिट्स हैं किसको, चाइना को सी पैक से, और इससे ज़ाहिर है यहाँ पे बना है तो पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स होंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट था कराची कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन, कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन, इसको भी सी पैक के अंदर ही उन्होंने कर दिया है और सी पैक के अंदर ही ये इंक्लूड किया है, और इसी के अंदर ये बनेगा। ये था हल्का सा कंसेप्ट जो था फॉर द बिगनर्स ऑफ सी पैक। अब हम आते हैं मेन की तरफ। अब मेन में जो है जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आएगा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर। मैरीटाइम सिंपलेस्ट क्या है जी, मैरीटाइम ये है कनेक्टेड विद सी, एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद सी। कोई भी चीज जो समुद्र से तल्लक रखती है उसको हम कहते हैं ये मैरीटाइम, वो मैरीटाइम्स के अंदर आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स के अंदर आती है। अब पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स के अंदर क्या है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक फेडरल मिनिस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। एंड नंबर टू,
इसको जो पहले प्रीवियसली इसका जो नाम था वो था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर है और इसके अलावा जो मेन अटैच डिपार्टमेंट्स हैं वो पोर्ट सिटी ऑफ कराची के अंदर है। अब क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स इसके साथ अटैच हैं जो कि ओशियंस को देखते हैं वो कराची के अंदर है, तो वहाँ पर कराची में क्या है एक डिवीजन जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई है, डिवीजन एस्टेब्लिश इसकी एक कराची के अंदर। अगर हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो बिफोर 2004 पोर्ट एंड शिपिंग वाला सब्जेक्ट, जो पोर्ट और शिपिंग है, पोर्ट्स एंड शिपिंग ये सिर्फ एक सब्जेक्ट था और ये पार्ट था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। एंड इन 2004 के अंदर क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है वो इमर्ज करती है और एक इंडिपेंडेंट फेडरल मिनिस्ट्री बन जाती है। पोर्ट्स एंड शिपिंग यानी कि 2004 में एक इंडिपेंडेंट जो है वो मिनिस्ट्री बन के हमारे सामने आती है। एंड इन अक्टूबर 2017 द मिनिस्ट्री वाज अगेन रीस्ट्रक्चर्ड। 2017 के अंदर दोबारा इसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है और उसका दोबारा जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स। यानी कि इसमें क्या है कि 2004 से पहले जो एक सब्जेक्ट था और 2004 में इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग और 2017 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स। और जैसे कि अब हम पता हो हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट में उसमें हमेशा क्या होता है, ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके नीचे प्रोविंशियल फेडरल मिनिस्टर्स होंगे। और क्योंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, तो इसमें क्या है ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जो आ जाता है इसमें मिनिस्टर आ जाते हैं। तो मिनिस्टर में उसमें कौन सा है, वो है अली हैदर ज़ैदी हैं जो कि एक मेंबर है नेशनल असेंबली के, और मिनिस्टर के साथ एक इसके जो सेक्रेटरी हैं वो रिजवान अहमद हैं जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। 1988 का इनकी एलोकेशन है। तो ये जो मेन इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं वो ये दो बंदे हैं। उसके बाद इसमें अगर हम देखें कि इस मिनिस्ट्री के अंदर अभी हम सिर्फ मिनिस्ट्री को देख रहे हैं कि हमें पता क्या है, पता चले कि इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इन सब चीज़ों को देख रही है और ये हमें दूसरे जो कह लें कि कई सब्जेक्ट्स हैं जो सी से रिलेटेड हैं वहाँ पे भी हेल्पफुल होगी। तो विंग्स ये सारे विंग्स हैं, ये जो विंग्स हैं या इनको आप डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, इनकी सबको क्या सुपरविजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स करती है। जैसे गवर्नमेंट शिपिंग ऑफिस है और कराची पोर्ट ट्रस्ट। कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे से जो मेन हमारा जो टॉपिक है या कह लेंगे जो प्रोजेक्ट अभी है कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन, उससे इसका ताल्लुक है कराची पोर्ट ट्रस्ट का। और उसके बाद कोरंगी फिश हार्बर है, मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट है, मर्केंटाइल मराइन डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान मराइन अकेडमी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, पोर्ट कासम अथॉरिटी है, पोर्ट्स एंड शिपिंग विंग कराची है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको देख सकते हैं, ऑब्जर्व भी आपने किया होगी कि जितने भी पोर्ट्स हैं चाहे वो गवादर पोर्ट है या फिर वो पोर्ट कासम है, ये सारी पोर्ट्स हैं, उसके अलावा कराची पोर्ट है, जितने भी पोर्ट्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर के अंदर ही आ रही हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स है ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स हैं उन सबको क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स उनको डील कर रही है, उसी के अंदर ये सारी पोर्ट्स आती हैं। अच्छा, अब रोल की तरफ आ जाते हैं। रोल ऑफ मिनिस्ट्री क्या है जी? अब रोल इसमें दो बेसिक्स रोल्स हैं। नंबर वन उसमें रोल्स में आ जाता है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है एंड पॉलिसी मैटर्स को देखना। ठीक, उसमें क्या है जी, उसमें क्या आता है जी, पॉलिसीज बना, प्रोसीजर्स, रूल एंड रेगुलेशंस। और दूसरा जो इसके अंदर यानी कि वो देखती है पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, ये सारे जो काम है ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स करते हैं। अब दूसरा क्या है कि जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, अटैच विंग्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डील करते हैं अपनी अपनी डोमेन से, लेकिन वो किसके अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सुपरविजन या इस मिनिस्ट्री की सुपरविजन के अंदर वो सारे काम करते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को भी देखना इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स के बाद आ जाता है जो नंबर 2 पे हमारा मेन चीज आ जाती है जिसको हमने डिस्कस करना है, कराची पोर्ट ट्रस्ट। कराची पोर्ट ट्रस्ट बेसिकली क्या है जी? कराची पोर्ट ट्रस्ट ये फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स अफेयर्स के अंदर आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम फेडरल मैरीटाइम सेक्रेटरी ओवरसीज द ऑपरेशंस ऑफ पोर्ट ऑफ कराची। अब इसका जो सेक्रेटरी कौन सा है, फेडरल मैरीटाइम सेक्रेटरी जो है वही इसको देखता है। और अगर हम बात करें साउथ एशिया की, ये दूसरी साउथ एशिया की ये लार्जेस्ट और बिजिएस्ट डीप वाटर सी पोर्ट जो कि 60% ऑफ द नेशंस कार्गो को हैंडल करती है वो यही है। यानी कि जो पोर्ट ऑफ कराची है उसकी ये कैपेसिटी है कि वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी और बिजिएस्ट डीप
डीप वाटर सी पोर्ट है और ये तकरीबन पाकिस्तान का जो 60% है वो कार्गो उसको हैंडल करती है। और जो पोर्ट ऑफ कराची है उसको जो जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट कर रहा है, यानी कि कराची पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट ऑफ कराची की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग है, जो कि कॉलोनियल इरा की बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के बनने से पहले की बिल्डिंग है और वहां पे इसका क्या गया है, वहां पे इसका बनाया गया है ऑफिस। अब इसकी हिस्ट्री पे अगर आए तो 1880 से लेकर एंड 1887 इसके दरमियान जो था, जो पोर्ट ऑफ कराची था उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता था कराची हार्बर बोर्ड, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता था। और कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया बाय एक्ट 4 ऑफ 1886 इफेक्टिव फ्रॉम 1887, यानी कि अब जो है वो कराची पोर्ट को, जो कि कराची पोर्ट है उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसको जी सारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो है कराची पोर्ट ट्रस्ट। लेकिन पहले कौन था, पहले था कराची हार्बर बोर्ड था, वो करता। अब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है जी, कराची पोर्ट जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कराची पोर्ट की, वो एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ठीक हो गया, जिसको हम कराची पोर्ट ट्रस्ट करते हैं ऑफ द कराची पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। उसमें क्या है जी, एक चेयरमैन है कंपोज्ड ऑफ चेयरमैन एंड 10 ट्रस्टी, और 10 उसके अंदर ट्रस्टी हैं, यानी कि एक चेयरमैन और उसके साथ 10 ट्रस्टी, ये टोटल 11 बंदे हैं जो कि क्या है, कराची पोर्ट ट्रस्ट या बोर्ड की, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर्स हैं। चेयरमैन जो है वो अपॉइंट करता है फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है और वही जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है। और 10 बंदे जो हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, वो फेडरल गवर्नमेंट के नहीं होते। द करंट चेयरमैन, जो अभी जो चेयरमैन है वो नादिर मुमताज ब्रैच है, और चेयरमैन के साथ और उसकी एक पूरी टीम होती है। उस टीम में क्या है जी, 6 जनरल मैनेजर्स और तकरीबन 48 वर्कर्स, 4748 वर्कर्स एंड 315 ऑफिसर्स आर एम्प्लॉयज इन केपीटी। ये सारे क्या हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो चेयरमैन होता है उसको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। ये चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट का नादिर मुमताज ब्रैच। अब ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक हमने डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स को, दूसरा हमने डिस्कस किया कराची पोर्ट ट्रस्ट को। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स है वो सबको देखता है, जितनी भी सी से रिलेटेड इश्यूज है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट उसके अंदर आता है। अब जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है वो देखता है कराची पोर्ट को, कराची पोर्ट को देखता है। और ये जो प्लान है कराची कंप्रीहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन, कराची कोस्टल कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन, ये कराची पोर्ट के अराउंड बाउंड्री बन रहा है। तो कराची पोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा एक ले लें लिंक, कराची पोर्ट क्या है। ये जो पोर्ट ऑफ कराची जो साउथ एशिया की लार्जेस्ट है, बिजिएस्ट और डीप वाटर सी पोर्ट है, और ये तकरीबन नेशन का हमारा जो 60% द नेशंस कार्गो तकरीबन 2.5 मिलियन टन, जिनके 2.5 करोड़ तकरीबन बनता है। और ये एनुअली जो है इसको इतना जो कार्गो है हर साल जो है ये नेशन का डील करती है। और ये इसकी लोकेशन जो है ये है कराची हार्बर के ऊपर है, और ये जो केमौरी, मनोरा और काकापीर आल्सो क्लोज कराची मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेवरल इंडस्ट्रियल एरियाज। तो ये कुछ जो है, जैसे मनोरा एक आइलैंड है पाकिस्तान का, ठीक है। और ये हार्बर बेसिकली होता है कि एक प्रोटेक्शन पॉइंट होता है कराची हार्बर, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन होता है जहाँ पे, यानी कि समुंदर जो होता है, यानी कि जैसे ये सारा वाटर है बट दैट इज प्रोटेक्टिव वॉल, यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉइंट होता है। तो इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको हम हार्बर कहते हैं। अगर ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात की जाए ऑफ द पोर्ट, तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जैसे हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है उसके वेरी ये तकरीबन करीब पड़ता है इसको। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी कराची पोर्ट ट्रस्ट का है, कराची पोर्ट की, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा जो कि 1857 को स्टैब्लिश किया गया था। अब अगर छोट इसके बारे में एक जनरल सा ओवरव्यू लिया जाए तो कराची पोर्ट जो है वो 1857 में ओपन हो रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो क्या करता है, इसको ऑपरेट करता है और ऑन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेचुरल हार्बर है और इसमें से साइज जो है 32 किलोमीटर है तकरीबन, और डेली अवेलेबल बर्थ 41 है। यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक तो हार्बर और एक बर्थ, इन दोनों को मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। ये जी हार्बर के कंसेप्ट होता है कि ये एक ओपन सी है, और
ये हार्बर क्या है, यानी कि ये वाल जो है आर्टिफिशियल कह रहे हैं होती है या नेचुरल भी हो सकती है। तो इसके अंदर का जो एरिया इसको हम हार्बर कहते हैं। हार्बर मीन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन होती है जी, ये जो बाहर से एकदम से फॉर एग्जांपल समुद्र के अंदर वेरिएशन होती है लेवल की, वेव्स जो आ जाती हैं समुद्र के अंदर, तो उससे अगर यहाँ पे जहाज खड़ा है, अनलोड हो रहा है और यहाँ पे जो है समुद्र एक तरह नेचुरल सीरीज है, इसमें कोई वेरिएशंस आती हैं तो वो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो हार्बर के अंदर है तो वो जो आएंगी चीजें वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएंगी, यानी कि उनका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो वो डायरेक्टली जो है इसको कोई किसी किस्म के अनलोडिंग के दौरान या लोडिंग के दरमियान जो जहाज है या उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसको हम फिर कहते हैं हार्बर। ये है कंसेप्ट किसका, हार्बर। और जो कराची पोर्ट है वो नेचुरल हार्बर है। नेचुरल कैसे है? उसके इर्द गिर्द आइलैंड है, जैसे मनोरा आइलैंड और दूसरे आइलैंड है, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। अब बर्थ की बात कर रहे हैं तो बर्थ बेसिकली जिस तरह हमने वो अभी जो उसमें बताया थी कि इसमें कितनी, कराची में 41 कराची पोर्ट के ऊपर बर्थ है। अब बर्थ क्या है? बर्थ जैसे ये बर्थ 1 है, ये बर्थ 2 है, आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा है। बर्थ बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पर जहाज जो है वो अनलोड किया जाता है या लोड किया जाता है, ठीक है। जहां पर जहाज लग के अनलोड या लोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्थ है। यानी कि बर्थ बेसिकली इज अ कैपेसिटी, किसी पोर्ट की कितनी कैपेसिटी है लोडिंग की या अनलोडिंग की, यानी कि एट अ टाइम वहां पर कितने जहाज लग सकते हैं, कितने जहाज लोड हो सकते हैं, कितने जहाज अनलोड हो सकते हैं, ये बर्थ जो होती है उस पोर्ट की डिसाइड करती है। जितनी ज्यादा बर्थ होंगी उतने ज्यादा जहाज एट अ टाइम लोड भी हो जाएंगे और अनलोड भी होंगे। और अगर हम इनको नेचुरल फॉर्म में देखें तो ये नेचुरल फॉर्म है, जो वो तो एक ये नेचुरल फॉर्म है बर्थ की, यानी कि जैसे जहाज साथ में अटैच हुआ और ये क्रेन लगी हुई है इसके साथ, ठीक है ना। और ये क्रेन जो है ये क्या करती हैं, इन कंटेनर्स को लोड और अपलोड करती हैं और यहाँ से आगे इस सामान को फिर ट्रांसफर किया जाता है। तो इस जैसे जितनी ज्यादा बर्थ होंगी उतने ज्यादा क्या होंगे इसमें, यानी कि पोर्ट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये सारी चीजें यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स को हमने डिस्कस किया, कराची पोर्ट ट्रस्ट को डिस्कस किया, उसके बाद कराची पोर्ट को ट्रस्ट डिस्कस किया, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन प्रोजेक्ट की तरफ, कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन। अब इसमें पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन बन कहाँ पे रहा है। सिंपल, पहले तो आ जाती है कराची पोर्ट। अब मैं आपको यहाँ से पिक्चर दिखाऊं, ये है कराची सिटी। इस पिक्चर से आपको मैं समझाऊं, ये कराची सिटी है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया सारा आ रहा है कराची पोर्ट के अंदर तकरीबन। अब यहाँ पर ये है मनोरा आइलैंड और ये सारा जो है ये इसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, यानी कि अब होगा क्या, अब ये जो एरिया है इस सारे के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ये जोन बनेगा। अब इस जोन में होगा क्या, सिंपली यहाँ पर जैसे ये लिंक नहीं कर रहा ये जो आइलैंड है इसके एरिया के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हार्बर ब्रिज, यहाँ पे ये एरो का निशान है, दूसरा यहाँ पे हार्बर ब्रिज बनाया जाएगा, तीसरा यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा यानी कि ये जब ब्रिजेस बन जाएंगे तो इट्स मीन ये सारा एरिया जो है ये एक हो जाएगा, थ्रू ब्रिजेस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। तो इससे क्या होगी, इसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। तो ये कराची का जो शहर है ये भी यहाँ से जिस तरह ये वाला है तो ये थ्रू दिस सारे का सारा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन बेसिकली क्या है, ये है रेनोवेशन। किसकी रेनोवेशन है, कराची कोस्ट की और कराची पोर्ट की। रेनोवेट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो ये होगी, ये उन्होंने प्लान दिया है। हम मैंने आपको पहले भी बताया, ये जैसे ये आप देख सकते हैं ये एक हार्बर ब्रिज है, एक यहाँ पर हार्बर ब्रिज है, ये ब्रिज है। तो ये इस तरह से क्या है, यहाँ पे एक ब्रिज होगा और ये मनोरा आइलैंड है ये वाला। तो मनोरा आइलैंड का जो भी एरिया है यूजेबल होगा, जैसे ये वाला कोस्ट है तो ये इनको वो यूज करेंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इस एरिया के अंदर बिल्डिंग्स बनेगी और बहुत कुछ, यानी कि इसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि ये वाला एरिया जो है इसको रेनोवेट किया जाएगा। और एक और पिक्चर है इस जस्ट लाइक दिस। अब आते हैं मेन इसके डिस्कशन के ऊपर। पिक्चर आपको दिखा दी, लोकेशन आपको समझ आ गई। अब ये है क्या, रीबिल्ड है कराची कोस्ट लाइन को, यानी कि कराची कोस्ट लाइन को सी पैक के अंदर क्या किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, $3.5 बिलियन। अब कंपेटिटिव एग्जाम में कम, लेकिन जो वैसे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे 100 MCQs का जो पेपर होता है उसमें अक्सर जो है वो पूछ लेते हैं यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन के अंदर यहाँ पे जैसे बिलियन है
तो आपको पता होना चाहिए कि बिलियन क्या होता है, बिलियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली आपको मैं बताता हूँ, जैसे जी 1000 है, ठीक है। 1000 को अगर आप दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ तो ये बन जाएगा बिलियन, और इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ तो ये बन जाएगा बिलियन, दोबारा से 1000 के साथ तो ये बन जाएगा ट्रिलियन। और सिंपल अगर मैं इसको कर दूं तो ये जी, ये क्या है 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 12, यानी कि एक के साथ जितने जीरो हैं उतने 10 की पावर बन जाएगी। और इसको और सिंपल करें तो ये 10 लाख तकरीबन होता है, 1 मिलियन। और जो बिलियन होता है 1 मिलियन, उसमें 10 लाख होते हैं, और इसमें 100 करोड़ यानी कि तकरीबन 1 अरब होता है, 1 अरब अगर आप सिंपल फॉर्म में देखें। और जो 1 ट्रिलियन होता है उसमें 1 लाख करोड़ होता है। इतना बेसिकली इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, मिलियन और बिलियन से ही काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। और बाकी आपको तैयार करना है कि पावर्स के हिसाब से इसको ना, कि हाउ मानी पावर्स उसके अंदर अगर होती हैं तो उससे कितना यानी कि वो बनता है। ये हो जाता है कि यूनिट की कन्वर्जन का। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जी 3.5 बिलियन डॉलर्स की डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर कौन इन्वेस्ट कर रहा है? चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। This project is spread over almost 640 hectares or 1581 acres on the western backwaters marshland and the Karachi Port Trust, leading to the oldest city slum मच्छर कॉलोनी। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है जी, मच्छर कॉलोनी तक ये जो जा रहा है, और उससे क्या होगा, रीलोकेटिंग इट्स मोर देन हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन। तो ये तकरीबन हाफ मिलियन यानी कि 5 लाख के करीब पॉपुलेशन है मच्छर कॉलोनी की, तो वो भी इसके अंडर आ जाएगी, इसी जो कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन है उसके अंदर आ जाएगा। तो उनको भी रीलोकेट करना है, जैसे ऑलमोस्ट 20,000 22,000 जो फैमिलीज होंगी उनको भी रीलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है हेक्टर्स और एकर्स, ये इनफैक्ट यूनिट कन्वर्जन, अगेन ये यूनिट कन्वर्जन है। तो मैं इसको ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा 1 हेक्टर जो होता है वो तकरीबन होता है, तकरीबन जो उसका बनता है 1 हेक्टर का, वो बनता है तकरीबन 2.4 समथिंग। अगर हम इसको चेंज करें हेक्टर्स को, उसके अंदर जो बनता है 2.471 एकर्स के बराबर बनता है। और इसको मीटर्स में हम लेके जाएं हेक्टर को, तो ये तकरीबन 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया बनता है। यानी कि अगर ये एक बॉक्स है और ये 100 मीटर एंड 100 मीटर एंड दैट इज 1 हेक्टर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, वो आ जाता है क्लेम्ड इट कैरिड। गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है जी, गवर्नमेंट ने ये हमको प्रोजेक्ट दिया, अब गवर्नमेंट के ज़ाहिर है इसके साथ कुछ एसोसिएशन तो है ना, वो कह रही थी कि इनॉर्मस पोटेंशियल है फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स एज वेल। ग्लोबल इन्वेस्ट जो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि ये सोली बेस्ड ऑन फॉरेन चाइनीज इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी लोन। तो ये कोई लोन नहीं है, सिर्फ फॉरेन चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कहते हैं ये 5 से 6 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और वही जो बात पहले की गई कि 20,000 टू 25,000 फैमिली जो हैं वो मच्छर कॉलोनी की क्या होंगी, उनको रिलोकेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के बाद। एम्स, अब एम्स क्या है, ज़ाहिर है हर प्रोजेक्ट के कुछ एम तो होते हैं ना। उसमें क्या है जी, पहली बात ओवरऑल सिटी सी बोर्ड, और उसके अलावा न्यू बर्ड्स इसके अंदर बनाई जाएंगी बोर्ड के ऊपर। फिशरीज के लिए एक न्यू फिशरी पोर्ट बनाई जाएगी इसी प्रोजेक्ट के अंदर। और हार्बर ब्रिज जो है जैसे कि पहले बताया गया वो बनाए जाएंगे, जो कि कनेक्ट करेंगे मनोरा आइलैंड को और संदस्पिट बीच को, सैंड स्पिट बीच को और मनोरा आइलैंड को। ये ब्रिज के थ्रू क्या कनेक्ट हो जाएंगे और कराची को जो अल्ट्रा मॉडर्न अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जोन जो है क्या कहेंगे प्रोवाइड करेंगे, प्लेसिंग मोर टॉप पोर्ट सिटीज। यह है जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो एक प्यारा सा इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। तो ये क्या है, ये पोर्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जो है टॉप पोर्ट सिटीज में इसको इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आ रही थी, जेसीसी। जेसीसी बेसिकली क्या है, जेसीसी है ये है ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी। ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी बेसिकली डील करती है सीपैक को। जितने भी डिसीजन सीपैक से रिलेटेड लिए जाते हैं या चेक किए जाते हैं वो इसी कमेटी के थ्रू होते हैं। और ये 10th ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी जो थी, डिसीजन था 10th ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी का, और सीपैक जो 23 सितंबर
2021 को इस्लामाबाद और बीजिंग में हुआ, तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था ये कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन के बारे में। अब आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो रिजल्ट्स में बेसिकली ज़ाहिर है ये एक इकोनॉमिक कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट कितनी इन्वेस्टमेंट से बन रहा है, कौन बना रहा है और इसके अंदर क्या क्या बनेगा। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, तो फाइनली 4 to 5 ईयर्स के बाद क्या होगा। तो क्या होगा उसमें जी, उसमें बेसिकली पहली चीज़ जो आएगी इस प्रोजेक्ट के बाद, एक तो 4 न्यू बस जो हैं वो केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो उसके यानी कि 4 नई बर्थ बनेगी। उन बर्थ से क्या होगा, एक्सपैंड होगा मैरीटाइम सेक्टर जो है, मैरीटाइम सेक्टर एक्सपैंड हो जाएगा पाकिस्तान का। एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी क्या होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट फिशिंग पोर्ट एक बनाई जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट फिशिंग पोर्ट। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास फिशरीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। तो जो इससे क्या होगा, पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को अगर फिशेस को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस फिशेस की एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि जो उनको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके उस आइटम को हम, जैसे किसी चीज़ को पैक किया जाता है, आप सिंपल बात ये समझ लीजिए, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से पैकिंग करके उसको हाइजेनिक फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट करना, तो ये चीज़ होती है। तो इससे क्या होगा कि जो भी फिशरीज हमारे पास होंगी उनको हम अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इन्हें हाइजेनिक फॉर्म एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इससे एक उससे क्या होगा, हमारा ट्रेड पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, मरीन इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा और पोल्यूशन रिड्यूस होगी। किस तरह से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाएगा और लियारी मौत के रिवर के अंदर। तो ये इसके फाइनल रिजल्ट्स में आएंगे। और इसके अलावा क्या होगा, हार्बर ब्रिजेस जैसे कि बताया गया वो बनाए जाएंगे जो कि मनोरा आइलैंड को और सैंड पिट बीच को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो उससे भी क्या होगा, पोटेंशियल इस चीज़ का बढ़ जाएगा। फाइनली क्या है जी, इसका मेरिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें अगर मेरिट ऑफ कराची कोस्टल कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन में देखा जाए तो इसमें एक चीज़ जो है वो डी मेरिट्स के अंदर हम इसको, जो जिसके अंदर मेरिट्स के अंदर नहीं शामिल हो रही वो है इन्वेस्टमेंट कंडीशन। अब डॉलर 3.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया जी, कोई पागल तो नहीं इन्वेस्ट करेगा। ज़ाहिर है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ही चीज़ काउंट होती है, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बहन नहीं, किसी को किसी से कोई मफाद नहीं, जस्ट इंटरेस्ट। अगर किसी कंट्री को किसी कंट्री से कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो उसका फ्रेंड है, अगर नहीं हो रहा या नुकसान हो रहा है तो वो उसका दुश्मन है। तो चाइनीज़ को अगर वो 3.5 बिलियन डॉलर वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस की क्या क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे वो बेनिफिट क्या लेंगे ये गवर्नमेंट नहीं बता रही। क्योंकि 3.5 बिलियन डॉलर जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो उनको फ़ायदे वो किस फॉर्म में लेंगे हमसे, वो इसको क्या वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 100 साल के लिए ये जो ज़ोन है इसको यूज़ करके फ़ायदे लेंगे या कोई इसके अलावा कोई टैक्स की छूट लेंगे या क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट नहीं बता रही। तो ये इसका समझ लें कि मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट के अंदर इसका शामिल हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर लिसनिंग। और इसके अलावा अगर आपको स्टिल अभी भी कोई इसी किस्म का कोई भी डाउट है तो आप पेन ग्रेविटी पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। जिसकी स्लाइड्स हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर जो है वो शेयर कर देंगे और हमारे नए लेक्चर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर और फेसबुक पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।